दिल की किताबों में गुलाब उनका था। दिल की किताबों में गुलाब उनका था। आज की रात में ख्वाब उनका था। मैंने पूछा कितनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी का जो हमारा 11th चैप्टर था, भोगे हुए दिन। लेखिका है मेहरून निशा प्रवेश। इसका हमने पहले वीडियो कहानी का दिया था। अगर आप उस कहानी के वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले हमारी चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, कहानी समझ में आएगी, तब आप प्रश्न उत्तर अच्छा आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्या कहता है, आप बस वीडियो को आसानी से देखते रहिए, आराम से देखिएगा, आपको सारी क्वेश्चनों की जवाब बिल्कुल सही सही समझ में आएगी और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जावेद और सोफिया इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, इनका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। हमने बताया था कहानी में कि शानदा साहब के घर पर शमीम नामक व्यक्ति जो उन्हीं के मुशायरे में काम करता है वो जाता है। शानदा साहब के यहाँ 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का लड़का जिनका नाम जावेद है और एक 7 साल की लड़की जिनका नाम सोफिया है। और इस कहानी के जो विभिन्न पात्रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पात्र कौन है, तो सोफिया और जावेद हैं। घर के सारे जिम्मेवारियां समझिए उन पर टिकी हुई है, इसीलिए लेखक मेहरून निशा परवेज ने उसे क्या बताया है, प्रमुख पात्र कहा है। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, सुनेंगे। जावेद और सोफिया इस कहानी के मुख्य पात्र हैं क्योंकि इस कहानी में शानदा साहब की विधवा बेटी जिनका नाम था फातिमा, बेटी और बेटा का नाम है, क्या नाम है, तो सोफिया और जावेद। शमीम शानदा साहब के घर जाते हैं, सभी बातें सोफिया और जावेद से जुड़ी हुई है। जितनी कहानी की बातें हैं वो किन से जुड़ी हुई है, सोफिया और जावेद से जुड़ी हुई है। सोफिया घर का काम करती है, लकड़ी बेचती है, जावेद घर का काम करता है, फिर जाता है स्कूल जाता है, नहीं, इसीलिए पूरी कहानी उन्हीं से जुड़ी हुई है, इसीलिए उन्हें प्रमुख पात्र कहा गया है। याद रखेंगे, कोई दिक्कत, फिर से समझेंगे। परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन रहे तो क्या लिखना है, लिखेंगे समीम जब शानदा साहब के यहाँ जाते हैं, समीम जब शानदा साहब के यहाँ जाते हैं तो वहां पर जितनी भी घटनाएं घटती है 2 के बीच होती है, एक जावेद और एक सोफिया। सोफिया पहले लकड़ी बेचते नजर आती है, फिर समय होता है तो घर का काम करती है, फिर बाहर जाती है। उसी तरह से जावेद घर का काम करता है और फिर कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। समीम के लिए नाश्ता का प्रबंध करना, ये सब किसके जिम्मे है, जावेद के हाथों का है, इसीलिए समीम को लगता है कि वो प्रमुख पात्र हैं, तो लेखिका मेहरून निशा परवेज ने उन्हें क्या बताया है, मुख्य पात्र कहा है। कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 2, पुरानी बातें शानदा साहब को क्यों पीड़ा दे रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि शानदा साहब को पुरानी बातें क्यों पीड़ा दे रही थी। देखिए, हमने कल क्वेश्चन में पढ़ाया कि एक जमाना था, एक समय था जब शानदा साहब अच्छे उर्दू के शायर और लेखक थे। उस समय में शुरुआती दौर में जब उस मध्य प्रदेश में कोई भी प्रोग्राम होती थी, कोई भी मुशायरा हो, कोई भी शायरी हो, तो किनको बुलाया जाता था, शानदा साहब को। बड़े बड़े लेखक जो उर्दू के शायर और लेखक थे, जिनमें आपने इकबाल का नाम सुना, उनकी गलतियां वो ढूंढा करते थे और पहले इनको प्रोग्राम के लिए पहले से न्योता मिलता था। लेकिन आज का दौर है, शानदा साहब को कोई बुलाता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, इसीलिए वो पुरानी बातें सोच करके ये चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं कि क्या मेरा समय था और क्या आज समय हो गया है। घर की परिस्थितियां इस तरह से हैं, इसलिए शानदा साहब क्या हैं, वहां पर थोड़ा सा मजबूर हैं। देखेंगे, एक जमाना था जब शानदा साहब अपने इलाके में मशहूर उर्दू के कविता लेखक और शायर थे। बड़े बड़े लेखक शायर सभी इनके सामने घुटना टेका करते थे। घुटना टेकना का मतलब था कि उनके सामने कुछ भी उनका महत्व नहीं होता था। अपनी रुतबा और अलग पहचान थी इनकी, इलाके में अपनी एक अलग पहचान हुआ करती थी। लेकिन आज उनकी घर की आर्थिक स्थिति इस प्रकार बिगड़ी हुई है कि सह पाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए पुरानी बातें उन्हें याद आती है। मानी वो पुरानी बातें जो सोचते हैं कि क्या मेरा समय था, लोग मुझे कितनी याद करते थे, कितना मुझे पसंद करते थे, और आज
कोई मुझे चाह नहीं रहा है। ये बातें सोच करके वो क्या है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहानी में शमीम की भूमिका का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कहानी में शमीम की भूमिका क्या है, प्रमुख उनका वर्णन करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कहानी में शमीम एक प्रमुख पात्र के रूप में है। प्रमुख पात्र तो नहीं कह सकते लेकिन एक पात्र है। जो सांदा साहब कभी कभी जाते थे मुशायरे में, तो शमीम भी उस मुशायरे में भाग लेता था। आज जब शमीम अपने घर पर मुशायरे किया है, तो उस मुशायरे में उनको भी बुलाया है, कवाली में उनको भी बुलाया है, शमीम साहब गए हैं उनके यहाँ। तो शमीम को लगता है कि सांदा साहब बहुत बड़े लेखक हैं, उर्दू के अच्छे शायर हैं, तो हो सकता है कि इनका घर, इनकी जो संपत्ति होगी अच्छी होगी, परिवार अच्छा होगा। आज सांदा साहब के घर वो पहुंचते हैं शमीम, और घर की स्थिति को जब देखते हैं तब उन्हें लगता है कि भाई सांदा साहब के पास तो कुछ है ही नहीं, इनकी स्थिति तो दयनीय बनी हुई है। अर्थात शमीम केवल वहां पर कथावाचक हैं, लेखिका तो लेखिका हैं, मेहरुन्निसा परवेज क्या है, इस कहानी के लेखिका हैं, लेकिन ये कथावाचक के रूप में है। कौन? कहानी सब किसने बताया? शमीम ने। ये कहानी किसने बताया? शमीम ने। क्लियर? तो आप शमीम को क्या बता सकते हैं? कथावाचक। कहानी में शमीम कथावाचक के रूप में है। कहानी में शमीम क्या है? कथावाचक के रूप में है, क्योंकि एक बार शमीम अपने घर मुशायरे करवाया था जिसमें सांदा साहब को बुलाया था, लेकिन इनकी उम्र को देखते हुए शमीम सांदा साहब को अपने घर में रखा था। बुलाया जब, देखा कि भाई सारे लोग आए हुए हैं, तो सांदा साहब की स्थिति बहुत कमजोर थी, उम्र काफी ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने अपने घर में रखा, जिसके कारण सांदा साहब और शमीम के बीच काफी नजदीकता बन जाता है, क्लोज संबंध बन जाता है। देखिए, जब भी हम लोग कहीं पास पास में रहते हैं ना, तो एक रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत नजदीकी का हो जाता है। आज वही हुआ है, शमीम और सांदा साहब दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं। शमीम अपने घर पर सांदा साहब को रखते हैं मुशायरे के समय में, तो जिसके कारण दोनों के बीच में कैसा बन जाता है? अपनापन बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, जिसके कारण सांदा साहब अपने घर में, दोनों के बीच गहरी जान पहचान हो गई है। आज जब वह सांदा साहब के घर आया, तो सांदा साहब घरेलू स्थिति से काफी परिचित होता है और ये कहानी को लिख डालता है। यही कहानी जो है ये लिखता है कौन? शमीम। तो आपने क्या समझा? शमीम और सांदा साहब के बीच एक गहरा संबंध है और दोनों कथावाचक के रूप में हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई। शायर को उस वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते थे। इस कथन के मर्म, मर्म का मतलब होता है दिल को छूने वाला। मर्म का मतलब क्या हुआ? ऐसी शब्द जो दिल को छू जाए, ठीक है। अब यहां कहते हैं कि शायर को उस समय मर जाना चाहिए जब लोग उन्हें पसंद करते थे। आपने देखा होगा, लोग भले हों या बुरे हों उससे मतलब नहीं होती है। जब उनके चाहने वाले ज्यादा लोग होते हैं और उस समय उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, एकाएक मृत्यु हो जाए, तो सारे लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अरे, उनको याद करते हैं, फलाना आदमी था, वाह कमाल आदमी था, मेरी जिंदगी में तो इतनी उसने खुशियां दी थी। नहीं, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन जब वही समय व्यतीत हो जाता है और उनके चाहने वाले लोग कम हो जाते हैं, फिर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो है या नहीं है। उनके जीवन के रहने और नहीं रहने से आज सांदा साहब के साथ यही घटना घटी है। सुनेंगे, सांदा साहब के साथ यही घटना घटी है। सांदा साहब जब समय था, काफी लोग इनकी पहचान थी, अच्छी इनकी रुतबा थी, लेकिन आज उनकी कोई पहचान नहीं, कोई रुतबा नहीं है, कोई उन्हें मतलब पसंद नहीं कर रहा है, लोग उन्हें बुला नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए वो सोचते हैं कि अगर उस समय मर जाते तो लोग मुझे आज याद जरूर करते। आज जिंदा है तो याद नहीं कर रहे हैं, मर जाते तो याद करते। देखिए क्या लिखा है, उपयुक्त पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि शायर हो या कोई अधिकारी हो, मान सम्मान जब उनका रहता है और उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सारे लोग, ये थोड़ा सा गलती लिखा गया है, सभी लोग अफसोस करते हैं। क्या लिखते हैं? सभी लोग अफसोस करते हैं। वह ऐसे गायक थे, उनकी आवाज इतनी, ईमानदारी, तमाम बातें जो उनसे जुड़ी हुई बातें होती हैं सब याद करते हैं, लेकिन जब उनकी अवस्था गड़बड़ हो जाती है, माने वो अवस्था नीचे हो जाता है,
तब ये बातें उन्हें केवल याद बनकर रह जाती है और कोई उन्हें याद नहीं करता, कोई मान सम्मान नहीं देता है, तब उन्हें इस बात को बड़ा दुख होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि उसी समय मर जाना चाहिए जब लोग मुझे पसंद करते। आगे हैं नंबर 5, हम लोग हम लोग तो नंगे हो गए हैं बेटा, मैंने इस अपनी आंखों से 2 दौर देखे हैं। इस कथन के आशय को स्पष्ट करते हुए यहाँ किन 2 बातों की चर्चा हुई है ध्यान रखेंगे। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति। इस तरह का जब भी रहेगा तो याद रखेंगे, क्या लिखेंगे? उपयुक्त पंक्ति। मेहरून निशा परवेज रचित भोगे हुए दिन कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं हम लोग नंगे हो गए। ये एक मुहावरा शब्द है। हम लोग नंगे हो गए क्या है? एक मुहावरा शब्द है। कभी कभी परीक्षा में पूछता है, जिसका अर्थ क्या होता है? बेकार हो जाना, माने जिंदगी की हर एक चीज लूट जाना। समझिए, तो नंगे हो जाने का मतलब क्या हुआ? बेकार। ठीक है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हमारी स्थिति बेकार हो गई है, सरकार की तरफ से भी कोई मदद हमें नहीं मिला। हम लोगों को मदद सरकार की तरफ से भी नहीं मिलता है। और उन्हें कितना मिलता है वृद्धा पेंशन? 100 रुपया। जो आयुर्वेदिक दवाइयां बेचते थे, आज अंग्रेजी जमाना आ गया तो उनकी दवाइयां भी नहीं बिकती है, जिसके कारण घर की स्थिति भी दयनीय है और कोई मुशायरे में उनको बुलाता भी नहीं है। देखिए, शानदार साहब की जो स्थिति घर की टूट गई है, गड़बड़ा गई है, इसके पीछे पहला तो उन्हें वृद्धा पेंशन कम मिलता है, यानी 100 रुपया सरकार देती है। दूसरा नंबर, उनकी आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं बिक रही है और उन्हें शायरी के लिए कोई बुलाता भी अब नहीं है, जिसके कारण उनकी घरों की स्थिति खत्म खराब हो चुकी है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम क्या हो गए हैं? नंगे हो गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई, समझेंगे। और मैं सोच रहा था अगर आज इकबाल होते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अगर आज इकबाल होते तो क्या होता? अपनी कल्पना कीजिए। देखेंगे, उपयुक्त पंक्ति द्वारा लेखिका कहना चाहती है कि मोहम्मद इकबाल के बारे में शानदार साहब का मानना था, क्योंकि शानदार साहब को बहुत पसंद करते थे इकबाल। इकबाल एक अच्छे लेखक थे उर्दू के, वो भी शायर थे, कविता वो भी लिखते थे। और आपने पढ़ा होगा उनकी कई कविताएं, कई गाना आपने सुना होगा। पहला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उनकी गुलदस्ता गुलदस्ता हमारा, ये उनका ही गाना है। और दूसरा है, आपने बचपन की किताबों में कविता पढ़ा होगा, बच्चों की दुआ, बच्चों की दुआ पढ़ा होगा, वो मोहम्मद इकबाल का ही लिखा हुआ है। उर्दू के अच्छे लेखक थे उन्होंने। तो कहते हैं कि शानदार साहब हमसे उनकी अच्छी पहचान थी। अगर शानदार साहब कहते हैं कि कौन? इकबाल होता, आज इकबाल होता, तो शायद मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। वह अपने मुशायरे में मुझे जरूर बुलावाता। अपनी जब भी उसका प्रोग्राम कहीं होता तो मुझे उसमें आमंत्रण वो जरूर करता। इस बात का उन्हें थोड़ा सा विश्वास है, क्योंकि शानदार साहब की पहचान किससे थी? इकबाल से थी। लेकिन आज इकबाल नहीं है, जिसे उनको लगता है कि इकबाल नहीं है इसलिए हमको कोई बुला नहीं रहा। इकबाल को बुलाता तो हमें भी बुलाता, या इकबाल अपनी तरफ से मुझे बुलाता। इन सब बातों को सोच करके वे कहते हैं कि आज इकबाल होता तो अच्छा होता। ठीक है, देखिए शानदार साहब कहते हैं कि शायद इकबाल होते तो शायद यह स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। वह कम शायरी लिखे फिर भी उसकी आज प्रसिद्धि है। उसे मुशायरे में बुलाया जाता तो हमें भी बुलाता नहीं, यानी कि उसको अगर बुलाया जाता तो वह हमें जरूर बुलाता, क्योंकि उसकी पहचान किससे थी? हमसे थी। चलते हैं मेरे क्वेश्चन 7 नंबर, कहानी के शीर्षक भोगे हुए दिन की सार्थकता। देखिए, भोगे हुए दिन कहानी शीर्षक बहुत ही उपयुक्त है। कहानी के हिसाब से कहानी का नाम बहुत ही अच्छा रखा है किसने? मेहरून निशा परवेज जी ने। क्योंकि इस कहानी में एक शायर हैं, एक लेखक हैं, जो अपनी जिंदगी के जो शेष दिन थे, वो पहले की प्रारंभिक दिन उन्होंने भोगा और आज वो दिन उन्हें याद आ रहा है, इसलिए उन्होंने लिखा भोगे हुए दिन। नहीं, कहानी में क्या है कि वो बचपन में अपने समय में कितना अच्छी जिंदगी जिए और वह भोगे हुए दिन को आज याद कर रहे हैं, इसीलिए कहानी का नाम क्या रखा? भोगे हुए दिन। बहुत ही उपयुक्त हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ देखते हैं। जावेद विद्यालय जाता है पर सोफिया नहीं, क्यों? क्या यह सही है? कहानी के संदर्भ के पक्ष में उत्तर दीजिए। देखिए, कोई बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हैं, इसके पीछे कुछ मजबूरियां भी हुआ करती है। ऐसा नहीं है
कि बच्चे शौक से नहीं जाते हैं। कहानी में सोफिया की माँ फातिमा पढ़ी लिखी महिला है। वो खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी है और ट्यूशन पढ़ाने भी जाती है। बच्चे यानी लड़के को पढ़ने के लिए भी भेजती है स्कूल, वो लड़का भी जाता है। लेकिन अभी जो सोफिया है 7 वर्ष की है, माँ घर पर उसको भी पढ़ा देती है, लेकिन वह विद्यालय नहीं जाती है। इसके पीछे उसकी मजबूरियां भी है। उसके पिताजी नहीं है, उसके पिताजी मर चुके हैं और सांदा साहब की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो घर की स्थिति को चलाने के लिए लकड़ी बेचना भी जरूरी है। और ये काम कौन कर रही है? एक छोटी लड़की 7 वर्ष की है, सोफिया कर रही है। मजबूरी बस वो शायद स्कूल नहीं जाती है, लेकिन ये सही नहीं है। मजबूरी में भी लड़कियों को भेजना चाहिए। जब लड़के जा रहे हैं तो लड़कियों को भी भेजना चाहिए। ये सही नहीं है, लेकिन कहानी के आधार से बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि लड़की अभी छोटी है, उसकी माँ उसे घर पर पढ़ाती है। इसीलिए वहां पर कहा, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्या जावेद जब विद्यालय जाता है और सोफिया नहीं जाती है तो क्या सही है? तो लिखेंगे नहीं, वो सही नहीं है। ठीक है, वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लड़की को भेजना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भोगे हुए दिन कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। आपने पूरी कहानी सुना पिछले, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, तब आप सारांश लिखेंगे। सारांश कहानी में क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दूं कि शमीम कहां पहुंचते हैं? लेखक के घर पहुंचते हैं। सॉरी, गलती हो गया। शमीम कहां पहुंचते हैं? सांदा साहब के पहुंचते हैं। और सांदा साहब को देखते ही दोनों की पहचान होती है और उन्हें अपने घर में ले जाते हैं। शमीम को यह लगता है कि सांदा साहब अच्छे उर्दू के लेखक हैं, कविता के शायर हैं, तो हो सकता है इनकी घर की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन शमीम जब देखता है घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर में बेटा भी उनका नहीं है, एक बेटी है वो भी विधवा है, एक नाती और एक नातिन है, और एक उनकी पत्नी है। यानी परिवार में कुल मिलाकर के 5 लोग हैं। परिवार में कितने लोग हैं? 5 सदस्य हैं। घर की स्थिति इस तरह से दयनीय है कि उनकी विधवा बेटी को पढ़ाने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाती भी है, साथ साथ ट्यूशन भी करती है। घर की स्थिति उससे भी पूरा नहीं होता है, तो उनकी जो छोटी नातिन है वो लकड़ी बेच करके किसी तरह से जुगाड़ा कर रही है, और घर के काम में जावेद जो 10 साल का लड़का है वो मदद कर रहा है। शमीम इन सब बातों को वह गौर से देखता है, और सांदा साहब से जब बात करता है तो कहता है कि वो जमाना मेरा नहीं रहा जो पहले था, और आज हम लोग क्या हो चुके हैं, काफी। ठीक है ना? तो ये पूरी कहानी आपको शॉर्ट में लिखना होगा, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहले हमारी वीडियो को देखिए, पहले वीडियो में जाइए, कहानी को सुनिए, तब आप लिख पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा है, 7 साल की लड़की को भी समय के कितना निपुण बना दिया था? इस पंक्ति के 100% व्याख्या कीजिए। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति। क्या लिखेंगे? उपयुक्त पंक्ति मेहरुन निशा परवेज रचित भोगे हुए दिन कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं लेखिका कि जब शमीम जाते हैं, कहां? शमीम कहां पहुंचते हैं? सांदा साहब के यहां। तो देखते हैं उनकी नातिन यानी नतनी, जिसकी उम्र कितनी है? 7 वर्ष की है। वह कुर्सी पर बैठी हुई ग्राहक का इंतजार कर रही है। लकड़ी का सामने ढेर है और वहीं पर एक तराजू लटकी हुई है। ठीक है, और जैसे ग्राहक आता है वह झट से उठती है और अपनी कोमल कोमल हाथों से लकड़ी उठा उठा करके तराजू पर तौलने की कोशिश कर रही है। तो शमीम कहते हैं कि वह कितना उसे निपुण बना दिया समय। जिस समय में उसे खेलना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उस समय वो क्या कर रही है? काम कर रही है। यानी कि परिस्थिति उसे क्या बना दिया है? काम के लिए निपुण बना दिया है। इन्हीं बातों को उन्होंने लिखा है, परिस्थिति लोगों को निपुण बना देती है। परिस्थिति लोगों को निपुण बनाती है। आज सोफिया मात्र 7 वर्ष की है, लेकिन घरेलू खर्च चलाने के लिए से उस उम्र में लकड़ी बेचना पड़ रहा है। अकेली लकड़ी के ढेर के पास रहती है और ग्राहक का इंतजार करती है। जैसे ही कोई ग्राहक आता है लकड़ी बेचने के लिए, वह तुरंत तत्पर हो जाती है और सामान उठा उठा करके तौल करके देती है। देखिए, ये परिस्थिति है उसकी। वो शौक से नहीं बेच रही है, मजबूरी है कि घर का भोजन कैसे चले, नहीं, इसीलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 11। इस घर का हर एक प्राणी एक एक क्षण जीना चाहता है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति द्वारा मेहरून निशा प्रवेश कहती है कि सांदा साहब के परिवार में 5 सदस्य हैं। सांदा साहब, उनकी पत्नी, उनकी विधवा बेटी फातिमा
और उनका नाती जावेद, नातिनी कौन, सोफिया। ये सारे अपने अपने कामों में लगी हुई है। कहानी में आप सुन देखें कि जब सुबह का समय है, सोफिया लकड़ी के पास बैठी हुई है, ग्राहक का इंतजार कर रही है, यानी समझिए वो एक तरह से दुकान चला रही है। जावेद तब तक घर का काम अपनी नानी की मदद कर रही है। उसकी नानी यानी कि सांदा साहब की पत्नी कपड़े की धुलाई कर रही है। सांदा साहब तो वृद्ध हैं, वो दरवाजे पर बैठे हुए हैं और जावेद घर का काम कर रहा है। उनकी बेटी पढ़ाने के लिए स्कूल गई हुई है। स्कूल से जब वो लौटती है और घर आती है और फिर क्षण भर के लिए रुकती है और चली जाती है फिर ट्यूशन पढ़ाने के लिए। जावेद घर का काम जैसे पूरा होता है वो स्कूल भाग जाता है। तो सांदा साहब उठते हैं, लकड़ी के पास जाते हैं और लकड़ी बेचने लगते हैं। तो सोफिया घर आ जाती है और फिर नानी की मदद करना, घरेलू कामों में मदद करती है। कहने का अर्थ है कि हर एक सदस्य, कोई बैठा हुआ नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से सब काम कर रहा है। अर्थात हर एक प्राणी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जीना चाहते हैं। यानी हर एक प्राणी जो है एक एक क्षण अपने समय को उपयोग में लगे हुए हैं, कोई भी दुरुपयोग नहीं है। आगे हैं कहानी, क्वेश्चन नंबर 12। तराजू के एक पल्ले पर धूप थी, दूसरे में आम की परछाई पड़ी थी। आम की परछाई वाला पलड़ा नीचे था और धूप और परछाई वाला दोनों मतलब तौला जा रहा है। यह एक बिंब है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए सहायता से। बताइए क्या कहानी में क्या बताया गया, तराजू को तौलने का क्या मतलब, खाली तराजू का। देखिए यहाँ पर लेखिका जो है मेहरून निशा प्रवेश, उन्होंने क्या बताया, मेहरून निशा प्रवेश ने क्या बताया कि जिंदगी की दो पहलू होती है। अगर आपके जीवन में किसी की सहायता हो, किसी का आशीर्वाद आपके जीवन में हो, कोई आपको मदद कर रहा हो, तो आपकी जिंदगी ना आम के छांव की तरह पलड़ा नीचा रहेगा, जिंदगी स्मूथ चलेगी। स्मूथ का मतलब आसानी से आप कोई काम को कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके जिंदगी में किसी की सहायता ना हो, कोई आपको मतलब मदद करने वाला ना हो, तो फिर आप तो समझ रहे हैं ना कि आपकी जिंदगी अच्छे नहीं चलने वाली है। यानी जिंदगी में मदद करने वाली हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, रिश्ते नाते जो भी हैं, वो आपके मदद करने वाले होने चाहिए। जब आपको मदद करेंगे तो आपकी जिंदगी आसानी से चलेगी। यहाँ पर सांदा साहब के घर को यहाँ पर तौला गया है, यानी सांदा साहब को कोई विशेष मदद करने वाला आज नहीं है, इसलिए उनकी स्थिति आज इस तरह से बनी हुई है। इसीलिए वहां पर लेखिका तराजू को तौल करके बता रही है कि जिस तराजू पर छांव है वो नीचे है, जिस पर छांव है नीचे है, अर्थात उनको सहायता किया जा रहा है, इसीलिए वो क्या है, नीचे हैं। और जिन्हें सहायता नहीं किया जा रहा है क्या है, वो ऊपर है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आई होगी। अगर हम स्पीड बोलते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए और थोड़ा रिप्ले रिप्ले करके फिर देखिए, तो आपको मदद मिलेगी। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।